30 नाउ किलो गए। नहीं ऑब्वियसली 7 o'clock कितना खा सकता है आदमी? स्टुपिडिटी है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए पूछ रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक द कॉस्टिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एट 11:45। 11:45 से पहले कॉस्टिंग शुरू नहीं होने वाला है, चाहे कहीं पर भी हो। इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 11:45। ओके, तो डू यू वांट, अगर एफएम में आपको ब्रेकफास्ट ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आपको एफएम के बाद 15-20 मिनट मिले, देन इन दैट केस आई विल कीप एसएम। जब भी आप बोलोगे 10:15 10:20 शुरू करेंगे अपन, मे बी 10:25 शुरू कर देंगे, दैट इज ओके, बट विल गो टिल 11:40। इज दैट फाइन? बिकॉज दिस विल बी राइट ब्रेक। अगर तुमने इसके 1 घंटे के बाद, तो मतलब ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट टाइम बहुत दूर हो जाएगा तब तक, मतलब लॉजिकली नहीं बनेगा ना। उसके बाद तो लंच टाइम आ जाएगा 1-1.5 घंटे के बाद में। विल यू प्रेफर दैट? वी डोंट केयर। अब तुम मेरे को बताओ तुमको क्या ठीक लगेगा। मेरे को 10 बजे स्टार्ट करना है, मैं 10 बजे स्टार्ट करूंगा। तुम बोलोगे 10:20 तो 10:20 स्टार्ट करें आराम से। बट देखो थोड़ा ट्राई करो कि, मैं अभिषेक सर को रिक्वेस्ट करता हूं एंड इवन प्रशांत सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉट 10 बजे छोड़ दे एफएम को, ताकि आप लोग आराम से 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत एटलीस्ट ब्रेकफास्ट कर सकते हो। कैन वी डू दैट? ठीक है, विल ट्राई। बट 10:20 ट्राई करते हैं स्टार्ट करने का, तो वो 10:25 वैसे भी हो जाएगा। तुम बात करना शुरू करने नहीं दोगे मेरे को वैसे भी। लंच ब्रेक तुमको सफिशिएंट मिल रहा है, बराबर है? हाउ मच लंच ब्रेक यू गेटिंग? हाफ एन आवर, 45 मिनट्स? 45 मिनट मिल रहा है, तो नैप भी हो जाएगा तुम्हारा उसमें तो। या 20 मिनट में खाना खा लोगे, 20 मिनट टाइम पास कर लोगे, और क्या करोगे? सो दैट इज फेयर इनफ। हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग टू पुणे एंड स्टडिंग एंड यू कमिंग आउट ऑफ योर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो पढ़ने के लिए, ऐसा? बिग नंबर। Online students, will share the link of Telegram group and the channel with you. I'll ask the staff to send you Telegram group and channel का link. आपको सारा डिटेल्स वहां मिलते रहेगा एंड यू कैन फॉलो दोज चैनल्स। उस पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आप वो फॉलो कीजिएगा, इट विल वर्क इन योर फेवर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, ओके? डोंट वरी, आई आस्क द स्टाफ टू शेयर बोथ द group and the channel link to you on the chat of this particular lecture. Okay, अतुल शैलेंद्र को बोल देना। चलिए, कैन वी गेट स्टार्टेड? Okay, good morning everyone. I said good morning everyone. I hope you guys are doing great. शक्ल तो बहुत घटिया बना रहे हो वैसे, लेट्स बी होपफुल। कल हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, एंड सबसे लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। Today we'll continue our discussion. We'll start with the word strategy क्या है, and then hopefully by the end of the lecture we'll come towards the concept of strategic management. तो नोटबुक में जाइए, अगला हेडिंग लिखिए meaning of strategy. Write down the next heading for today, meaning of strategy. कल हमने मैनेजमेंट वर्ड डिस्कस किया था, आज हमारा डिस्कशन का शुरुआत होगा विद द वर्ड स्ट्रैटेजी, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। नाउ हियर मी आउट वेरी केयरफुली। पहले डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, देन विल मेक अ गुड समरी जो आपको आईसीआई का आंसर देने में हेल्प करेगा। तो स्ट्रैटेजी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, दुनिया में मतलब काफी कॉमन टर्म यूज किया जाता है। अब ये स्ट्रैटेजी वर्ड उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिराइव किया, क्या थॉट प्रोसेस था, तो ये बोलता है कि यार स्ट्रैटेजी वर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता था
when it comes to war scenarios, so war scenario में when you come up with a action plan कि कैसे आप अपने enemy के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, उसके लिए whenever you make a plan, that plan in simple terms is called as strategy. So strategy word generally businesses में कम यूज किया जाता था, पहले यूज किया जाता था only in terms of military and जहां पे आपका war scenarios होता है वहां पे ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था. Then slowly इस वर्ड को पॉपुलरली बिजनेसेस में यूज करना शुरू कर दिया. तो बिजनेस के केस में क्या है कि यार लेट्स से सिमिलर टू अ वॉर, इवन इन बिजनेस वी बिलीव देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन इन एवरी इंडस्ट्री. हर इंडस्ट्री में हमारे पास में एक अच्छा खासा कंपटीशन है. द क्वेश्चन कम्स, हम ऐसा क्या एक्शन प्लान चूज करें जिससे आइडियली हम कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में एक एज अचीव कर सकते हैं. क्या अचीव कर सकते हैं? एज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर. द फैंसी वर्ड फॉर दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या वर्ड होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वी वांट एन एडवांटेज अगेंस्ट आवर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री. उस सिचुएशन को अचीव करने के लिए, अब ये आसान चीज नहीं होता है कि आप कोई एक सिंपल स्टेप लगाइएगा आपको एडवांटेज मिल जाएगा अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर. इट इज नॉट लाइक दिस. ये आपको बहुत वेल थॉट एक प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल एंड अप अचीविंग एन एडवांटेज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर. सो दे से as a business you have multiple objectives. तो when you plan your objectives को achieve करने का path और action plan, that plan is nothing but your strategy. मतलब similar to a war field जहां पर आप एक plan of action बना के अपने enemy को जीतना चाहते हैं, वैसे ही अगर एक business अपने competitor के against में advantage चाहता है, edge चाहता है, they need to come up with a plan of action that is called as strategy. अब ये strategy को ये लोग ना multiple अलग अलग point of view से define करते हैं. कम से कम 5-6 अलग अलग डेफिनेशन है. आपको कोई ऐसे 5-7 डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है. एक सिंपल मीनिंग अगर आप समझ सकते हैं, उसको ढंग से लिख सकते हैं एंड उसका इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं, तो आपका मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगा. तो एक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. They say strategy is a long range blueprint. I use the word long range blueprint. Have you heard the word blueprint? कभी सुना है आप लोगों ने? लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह में आपको मालूम होगा ब्लूप्रिंट करके वर्ड होता है कि बेसिकली कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले एट द इनिशियल फेज आप क्या बिल्ड करते हैं? एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसके बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है. बट देखो एक वर्ड है लॉन्ग रेंज, क्योंकि वो बोलता है हर बिजनेस जब अपने कोई डिसीजन को लेता है ना, वो कभी भी कोई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होता है, वो हमेशा किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होता है. इसीलिए स्ट्रैटेजी बनाया जाता है एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन. मतलब इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव. तो आप एक काम करो, अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट डाउन कर दो. इन्हें अचीव करने के लिए कौन सा पाथ हमने चूज करना चाहिए, कैसा पाथ हमने बिल्ड करना चाहिए, वो पाथ क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेटेजी कहलाएगा. बट रिमेंबर दे से व्हेन यू कम अप विद अ स्ट्रेटेजी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म. सो डोंट थिंक अबाउट इट व्हाट विल बी अचीव इन 3 months, व्हाट विल बी अचीव इन 6 months. यू शुड थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 years में आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, नेक्स्ट 10 years के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है. हालांकि आपको एक बात बोलता हूं, जब ये डेफिनेशंस लिखे गए थे तब एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बिलीफ था. आज 2024 में अगर आप मुझे पूछेंगे लॉन्ग टर्म आइडियली एक कंपनी के लिए 3 साल होना चाहिए. Why? The global market and the trends are so volatile. चीजें इतने फास्ट बदलती रहती है कि आप 10 साल का एक जनरल प्लान लेकर के नहीं बैठ सकते हैं. आप 10 साल का विजन बना सकते हैं, बट आपका जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ना, वो 2-3 साल के बियॉन्ड नहीं हो सकता. थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट इन टुडेज टाइम दैट थिंकिंग अबाउट दिस विल हेल्प यू आफ्टर 10 years. हो सकता है आफ्टर 10 years वो कंट्री का ही कॉम्पिटिटिव पोजीशन खत्म हो जाए, नॉट द कंपनी. कंट्री का ही पोजीशन वीक हो जाएगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा. आप समझिए जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं. दुनिया के अंदर मार्केट में वॉलिटिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आज की तारीख में 10 साल के बाद में एक इंडस्ट्री को परफेक्टली प्रिडिक्ट करना ये क्या हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया है. हालांकि थियोरेटिकली उनका असम्पशंस यही है, क्योंकि दीज आर वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, दीज आर 100-year old कॉन्सेप्ट्स कि यहां पे इन्होंने 100 साल पहले बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया था, वही आपको पढ़ा रहे हैं. कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, पर जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है. लॉन्ग टर्म मतलब अब ऐसा नहीं है कि 3 महीने का सोच रहे हो आप, एटलीस्ट 2-3 साल का आपने सोचना चाहिए. एक जमाने में हम बोलते थे कि 10 साल का सोचना चाहिए, आज मैं 10 साल के बारे में आपको नहीं बोलूंगा. इट्स गोइंग टू बी समथिंग 2-3 year ड्रिवन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो नोटबुक में जाइए, राइट डाउन अ सिंपल डेफिनेशन, लिखते हैं, फिर से उसको डिस्कस करते हैं पार्ट बाय पार्ट में. लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड. अंडर मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी राइट डाउन पॉइंट नंबर A.
स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. long range blueprint of entities desired image, of entities desired image, comma, of entities desired image, comma, direction and destination, direction and destination, what it wants to achieve, direction and destination, what it wants to achieve, comma, what it wants to do, what it wants to achieve, comma, what it wants to do, and where it wants to be, and where it wants to be. मतलब a company should come up with a long term objective first कि भाई this is where we are. याद है कि where are we, and then you should define where we want to be. तो आप डिफाइन करो आप एग्जैक्टली आने वाले 3 साल में 5 साल में क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो. डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, डिफाइन योर विजन, एंड देन थिंक अबाउट अ प्लान ऑफ एक्शन कि मैंने ये प्लान ऑफ एक्शन अगर फॉलो किया तो शायद ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे. वही बात बोलने का ट्राई कर रहा है. एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट मतलब पाथ बनाओ जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम एग्जैक्टली एज अ कंपनी क्या अचीव करना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली एज अ कंपनी किस पोजीशन पे अचीव करके रहना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली एज अ कंपनी कौन कौन से ज्योग्राफिकल मार्केट को केटर करना चाहते हैं. कम अप विद अ प्लान एंड देन यू शुड एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस प्लान टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो दिस प्लान एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी. बट हमेशा ध्यान रखना प्लान बनाने से पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको अचीव क्या करना है. सो हमेशा ध्यान रखो पहले 3 स्टेप सेम रहेंगे. पहले पता होना चाहिए वेयर आर यू टुडे, आपका अपना प्रेजेंट पता होना चाहिए. फिर आप डिफाइन करोगे यहां से आप क्या अचीव करना चाहते हो, और फिर उसको अचीव करने के लिए आप जो प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे ना वो प्लान ऑफ एक्शन क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेटेजी कहलाएगा. हम चाहते हैं इस स्ट्रेटेजी को बढ़िया से बनाया जाए, बढ़िया से इंप्लीमेंट किया जाए एंड बढ़िया से मॉनिटर किया जाए ताकि आप वो अचीव कर पाओ जो एग्जैक्टली आप अचीव करना चाहते हैं. हर बिजनेस का अपना प्लान ऑफ एक्शन होता है. आप चाहे कोई सी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाइए, उनके एनुअल रिपोर्ट्स में जाइए. इन एनुअल रिपोर्ट्स आल्सो दे ट्राई टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दे वांट टू क्रिएट. आई विल शो यू 2-3 मोर एग्जांपल्स टुडे, बट अभी के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कीजिए. स्ट्रेटेजी एक पाथ है जो आपको डिजाइन करना है, वो आपको वहां तक लेके जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं. वही चीज आपने लिखी है. एक बार डेफिनेशन को पढ़िए. देखिए, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए. आप ब्लूप्रिंट मतलब एक पाथ ऑफ एक्शन है. ब्लूप्रिंट मतलब एक पाथ ऑफ एक्शन है. किस चीज का सर, एक एंटिटी जो डिजायर्ड इमेज अचीव करना चाहता है उसका ये पाथ ऑफ एक्शन है. ये उन्हें वो डिजायर्ड इमेज अचीव करने में क्या करेगा, मदद करेगा. ये आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा जिस डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन की तरफ आप जाना चाहते हो. जो डेस्टिनेशन आप अचीव करना चाहते हो उसके अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी मदद करने वाला है. आप कैसा कंपनी बनना चाहते हो, कौन कौन से सेगमेंट्स को केटर करना चाहते हो, वो सब चीज अचीव करने में कौन आपको हेल्प करेगा, ये प्लान ऑफ एक्शन हेल्प करेगा. ये प्लान ऑफ एक्शन आपके लिए क्या कहलाएगा, स्ट्रेटेजी कहलाएगा. क्या बेसिक मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी समझ में आया क्या? अब देखो, आपको ये तो नहीं बोलेगा राइट शॉर्ट 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट लिखो स्ट्रेटेजी के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आते हैं आजकल. पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे कि आप ये सब याद करके चले जाओ काम हो जाएगा. आजकल क्वेश्चन समझने के लिए उस कॉन्सेप्ट के अराउंड बहुत डिटेल्ड एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ये तो सिर्फ मीनिंग हो गया. अब यहां से आगे स्ट्रेटेजी पे थोड़ा और डिस्कशन शुरू करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है और स्ट्रेटेजी क्या नहीं है. तब जाके उसके अराउंड अगर कोई क्वेश्चन या सिचुएशन बिल्ड करेगा तो आप समझ पाएंगे. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. मान लो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं एज अ कंपनी. कोई गारंटी है क्या आपका स्ट्रेटेजी परफेक्ट होगा या 100% वो अचीव करेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सही लग रहा होगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो सही लग रहा होगा. अब आपको फेवर में काम करेगा कि नहीं करेगा, सब्जेक्टिव है. मैं ऑनेस्ट बात बोलता हूं, दीज आर क्लासिक एग्जांपल्स जो हर किसी को पता है, बट नो वन रियली थिंक्स कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया. थिंक अबाउट इट. फेसबुक अक्वायर्ड व्हाट्सएप ईयर्स बैक, ऑलमोस्ट 10-12 साल हो गया अभी आज की तारीख में. और उस जमाने में व्हाट्सएप का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, रादर आज भी नहीं है. रेवेन्यू मॉडल मतलब समझते हैं आप,
if it's a service, you should be able to make money. WhatsApp is given to you free of cost, right? What is the revenue model? There's no revenue model, if you ask me. अब जाकर के WhatsApp बिजनेस आया है. WhatsApp बिजनेस के लिए सब्सक्रिप्शन बिजनेस को लेना पड़ता है. अब WhatsApp मैसेजेस आपको जो बॉट के थ्रू आते हैं ना, उसके लिए बिजनेस को पे करना पड़ता है. बट आज से 10 साल पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था. स्टिल यू पेड $X बिलियन टू अक्वायर अ बिजनेस. मतलब एज अ फेसबुक आपने WhatsApp को खरीदने के लिए, तब आपके पास में 100 एम्प्लॉय भी नहीं थे WhatsApp में. WhatsApp एज अ ऑर्गेनाइजेशन हैड अराउंड 50 एम्प्लॉइज एंड कोई रेवेन्यू मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था. एक ही रेवेन्यू मॉडल था. आप शॉक में आ जाएंगे. एंड्रॉइड पे फ्री था, आईफोन के ऊपर इट वाज चार्जेबल. मतलब अगर आपको iOS के ऊपर अगर WhatsApp डाउनलोड करना है तो आपको $1 पे करना पड़ता था, और उस जमाने में डॉलर का रेट ₹50 चलता था. दिस इज व्हेन आई वाज क्लियरिंग माय CA फाइनल एग्जाम. 2012 की बात रहेगी ये. तब उस जमाने में WhatsApp वाज बिकमिंग लिटिल पॉपुलर इन आवर कंट्री. तब आईफोन के अंदर वो चार्जेबल हुआ करता था, एंड्रॉइड पे फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था. लोग मजाक उड़ाते थे, जिसके पास आईफोन है उसको $50 इसके लिए भी पे करना पड़ रहा है. समथिंग दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट देयर वाज नो अदर रेवेन्यू मॉडल. स्टिल Facebook acquired a company for $X billion. Why? Because Facebook had a fear. What fear? एक पॉइंट के बाद लोग Facebook को भूल जाएंगे. Things will keep on moving. Are you understanding this? So WhatsApp can become a new Facebook. If Facebook doesn't acquire, someone else will acquire. And if they don't take this advantage today, आज ही आप कितना पैसा पे कर रहे हो is not a question mark. शायद मे बी आज जो प्राइस पे कर रहा हूं वो मेरे सर्वाइवल का कॉस्ट है. वो किसका कॉस्ट है? मेरे सर्वाइवल का कॉस्ट है. व्हेन आई एम बाइंग अ इंस्टाग्राम, इट्स अबाउट माय सर्वाइवल. एंड यू नो समटाइम्स बिजनेसेस मेक दीज डिसीजंस एंड दीज आर रियली 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर स्ट्रेटेजीज. वरना अगर आप मुझे पूछेंगे 2000 के स्टार्टिंग में जितने भी यूएस के .com कंपनीज थे, कितने कौन से कंपनीज? .com ऑनलाइन कंपनीज, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए सारे के सारे. एंड उनका जो लाइफ था ना वो 5 से 10 साल का ही था. सो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही रेस किया गया कि भाई फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, विल दे सर्वाइव फॉर 20 ईयर्स और नॉट? बिकॉज दीज आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज. एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज का याद है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, याद है क्या? वो बहुत फास्ट होता है. दैट इज वेरी फास्ट. मतलब एसी कम से कम 40 साल चलेगा, बराबर है क्या? नहीं है. बट टेक्नोलॉजी बिजनेस शायद 4 साल में खत्म हो जाएगा. तो जब आपका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है ना एज अ बिजनेस, तो आपको डर लगता है मे बी टुडे यू आर वर्थ बिलियंस एंड मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स योर वैल्यू कैन बी वेरी स्मॉल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सोचिए टेक्नोलॉजी बिजनेस में देयर वाज अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, ब्लैकबेरी. खत्म हो गया बिजनेस, आज एग्जिस्ट ही नहीं करता. ऑफिशियली मार्केट शेयर 0 है, बराबर है कि नहीं है? मतलब इन बिजनेसेस में रिस्क ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव इज वेरी वेरी हाई. इसीलिए आपको शायद ऐसे एक्विजिशन करने पड़ते हैं जिससे आप अपना लाइफ साइकिल को एक्सटेंड कर सकते हो. तो मतलब व्हेन यू मेक अ स्ट्रेटेजी, जनरली रिमेंबर, कभी कभी सोचते हैं आज क्या फायदा होगा, और कभी कभी सोचते हैं शायद ये कंपनी का फ्यूचर 10 साल बाद प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो उस फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं. यू थिंक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स एंड देन ओनली दिस स्ट्रेटेजी मेक सेंस. बट रिमेंबर, नॉट ऑल स्ट्रेटेजीज विल वर्क इन योर फेवर. कुछ चीजें बढ़िया काम करेगी एंड कुछ चीजें बढ़िया से काम नहीं करेगी. इसीलिए बोलेगा कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी फ्लॉलेस नहीं होता है कि उसमें कोई फ्लॉ ही नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेटेजी ऑप्टिमल नहीं होता है कि इस सिचुएशन में यही करना चाहिए था. ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा क्या सही था और क्या सही नहीं था. जैसे कि आप छोटे छोटे एग्जांपल ले लीजिए यार, मतलब थिंक अबाउट इट. वो आपका फेयर एंड लवली करके क्रीम बिकता था, अब उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, बराबर है कि नहीं है? बट इतने सालों से तो फेयर एंड लवली के नाम से बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? तब तक इंडिया को फेयर बनना था. अब इंडिया को समझ में आया कि नहीं भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है, बराबर है कि नहीं है? वी शुड नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोई इंसान अच्छा है कि बुरा है. हमें थोड़ा समय लग गया, पर तब तक फेयर एंड लवली ने तो पैसा कमा लिया ना. इफ यू थिंक अबाउट इट, इट वर्कड इन देयर फेवर, बराबर है कि नहीं है? जब लोगों को लगा फेयर यूज नहीं करना, उसने ग्लो वर्ड यूज करना शुरू कर दिया. थोड़े टाइम बाद आप बोलोगे ग्लो अच्छा नहीं है, तो कुछ और नया नाम आ जाएगा, सिर्फ लवली वर्ड आ जाएगा. मतलब वॉट एवर इट इज, बट इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटेजी. इट्स जस्ट दैट वॉट एवर सेल्स, दैट्स इट. इट डजंट मैटर. आप उस टाइम पे सोच रहे हो क्या चल के मेरे को पैसा मिल सकता है, इफ इट इज वर्किंग इन योर फेवर. बट रिमेंबर, यू टू कीप थिंकिंग नेक्स्ट 3 years, 5 years, 7 years, हाउ द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर्स विल कीप ऑन चेंजिंग. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन अंडर स्ट्रेटेजी पॉइंट नंबर बी. स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट. स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, कॉमा, flawless. Strategy can never be perfect, flawless and optimal. And optimal. हो सकता है वो इस सेंटेंस के अराउंड एक क्वेश्चन बिल्ड करके दे दे.
दैट एज अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आपने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड किया, आपको लगता है दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। मतलब वो एक सिचुएशन बना के देगा एक सेंटेंस के अराउंड, तो आपको ये सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा, पर ऑब्वियसली ये सेंटेंस के लिए 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी आएगा, स्ट्रेटेजी के अदर 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, और साथ में बताना पड़ेगा इन द गिवन सिनेरियो मैनेजमेंट बिलीव्स उनका स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, जबकि थियोरेटिकल नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी खुद बोलता है कोई भी स्ट्रेटेजी अपने आप में क्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं हो सकता। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फ्लॉज नहीं हो, फ्लॉज मतलब कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई ना कोई फ्लॉ तो रहेगा ही रहेगा आपके स्ट्रेटेजी में। कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि मेरा स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट है। इट इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड दे कैन से ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से परफेक्ट काम करेगा। हमेशा सब्जेक्टिविटी होती है दुनिया में। आप इतने ज्यादा कंज्यूमर्स को टारगेट करके प्रोडक्ट बेचोगे, किसी को कुछ पसंद आएगा और किसी को कुछ पसंद नहीं आएगा। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, रिमेंबर दैट इन बिजनेस ऑल्सो द सेम रूल अप्लाइज। ऑब्वियसली दैट मीन स्ट्रेटेजी उस समय आपको ठीक लगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आगे जाके उसका वैल्यू क्या होगा, आगे जाके वो पैसा देगा या नहीं देगा, आगे जाके लोग उसको बराबर मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा चलो, मान लो हमने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाया, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में डोंट थिंक उसका इंप्लीमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट इमेजिन वी हैव द राइट सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे केम अप विद द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी फॉर माय बिजनेस। अब ये प्लान करना बहुत अच्छा है, स्ट्रेटेजी बनाना बहुत आसान है, बट कैन आई से उसे इंप्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में वो बोल देगा चलो आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बढ़िया किया, अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया, बट आपने इंप्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं किया। तो क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से काम आपका हो जाएगा? नहीं। क्या आपको इक्वली साउंड मैनेजमेंट भी लगेगा उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए? यस। राइट डाउन पॉइंट नंबर सी। अ स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, अ स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट for sound, not a substitute for sound, comma, alert and responsible management. Not a substitute for sound, alert and responsible management. Therefore, full stop, continue. Therefore, sound, alert and responsible management. Full stop. Therefore, both strategy formulation, therefore both strategy formulation and implementation, both strategy formulation and implementation are equally important. Both strategy formulation and implementation are equally important. अब ये जो आपको लाइन लिखी है ना देयरफॉर, ये लाइन यहां पर नहीं है, ये लाइन सीधा जाएगी चैप्टर नंबर 5 के अंदर। बट मुझे पता है जब वो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा आप ये लाइन साथ में लिखें। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्योंकि कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं, वो आंसर को क्या होता है, क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट करने के लिए आपको अलग अलग चैप्टर का कंटेंट ब्रिंग करना पड़ेगा एक साथ में, और फिर आपको लॉजिकल आंसर लिखना पड़ेगा। ये सेंटेंस पढ़िए क्या बोलता है, मतलब एक अच्छा स्ट्रेटेजी बना देना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आपको एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट इज बेसिकली टॉप मोस्ट लीडर्स जो ये स्ट्रेटेजी को बराबर से क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। या मैनेजमेंट इज ऑल्सो, याद है क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कैन आई से ये सब चीजें भी तो इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी ना। तो कैन आई से अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना बढ़िया है, बट सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं होगा, उसे बराबर से क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो यू नीड अ अलर्ट मैनेजमेंट, यू नीड अ वेरी डेडिकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट जो इस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट भी करेगा एंड बराबर से इंप्लीमेंट भी करेगा। फॉर्मुलेशन इज क्राफ्टिंग, फॉर्मुलेशन इज प्लानिंग, इट इज क्रिएटिंग, बट ये सिर्फ ऑन पेपर रहेगा। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लोग लगेंगे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, सही लोगों को हायर करना पड़ेगा, फिर उनसे वो काम करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका इंप्लीमेंटेशन भी काम करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बोथ मतलब फॉर्मुलेशन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एंड इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन भी काफी नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलेशन भी काफी नहीं है, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार 3 पॉइंट लिखिए, उन्हें आराम से रीड कीजिए। स्ट्रेटेजी के अराउंड अभी तक जो डिस्कशन हुआ है आपको समझ में आना चाहिए, देन वी विल प्रोसीड।
ठीक है, आगे बढ़े। एक अच्छा पॉइंट अभी अगला इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 1.3 पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा मेरे साथ में। कुछ अच्छे पॉइंट रहेंगे जहां मैं चाहता हूं हम थोड़ा डिस्कशन करें, सोचें, और उसके बाद में ऑब्वियसली लिख लेंगे उसको, डोंट वरी अबाउट दिस। देखो क्या बोलता है, इट इज द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट शुड बी एक्चुअली फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। देखो एसएम का एक अच्छा चीज है, कुछ कुछ सेंटेंसेस बहुत इजी रहेंगे एंड कुछ कुछ सेंटेंसेस में इतनी बढ़िया लैंग्वेज रहेगी कि आपको वोकैबुलरी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे को ये वर्ड सीखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो इट्स अ गुड वे अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वोकैबुलरी में कुछ अच्छे वर्ड्स आएंगे तो फ्यूचर में जाकर के व्हेन यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट्स नाइस टू हैव अ डिसेंट वोकैबुलरी। आई एम नॉट सेइंग आपको ये लोगों को शो ऑफ करना चाहिए मेरा वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट अपना डिसेंट वोकैबुलरी होना चाहिए जिससे एटलीस्ट इतने सफिशिएंट वर्ड्स हो कि वी शुड नॉट बी यूजिंग द सेम टर्म अगेन एंड अगेन। यूर अंडरस्टैंडिंग दैट क्रिएट्स अ डिसेंट इंप्रेशन अकॉर्डिंग टू मी, तो वो आपको बहुत फायदा मिलेगा इस सब्जेक्ट में। ये क्या बोलता है, स्ट्रैटेजी का नेचर ही ऐसा है कि हम चाहते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएं आप एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको अगर कोई चेंज लाने की जरूरत है तो आसानी से बदलाव आ सकता है। हैव यू हेard द वर्ड अडेप्टेबिलिटी? The strategy should be adaptable. That means it should not be the case that you come up with a strategy. That means you cannot make a change in the strategy at all. Think about it. Companies in 2019 or maybe at the very start of 2020 must be thinking of a different 5-year plan altogether. And then the world was shut down completely because of COVID. बराबर है कि नहीं है? Don't you think आपका strategy पूरा का पूरा साइड में आ गया होगा? Because if the world is shut down, you don't know when the world will actually become normal. You understand my point? Because on that time, uncertainty was at its peak. On that time, uncertainty was at its. I think तुम लोग तो क्लास मेरे हिसाब से 9-10 में रहोगे ना? You were in class 9-10, right? 8 में रह गया? चलो 8-9 अप्रोक्सीमेटली ठीक है यार, 1-2 साल ऊपर नीचे क्या है, बराबर है। तो आई एम श्योर ऑन दैट टाइम आप तो अपना आसपास दुनिया देख रहे थे, अगर आप उस टाइम पे ग्लोबल न्यूज फॉलो करते, द काइंड ऑफ फियर साइकोसिस पीपल हैड, मतलब लोगों को जो डर लग रहा था, द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज मैनेजमेंट, आई हर्ड अ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड आई विल शेयर द एग्जैक्ट लाइन। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज बजाज फाइनेंस बेस्ड आउट ऑफ पुणे, बराबर है कि नहीं? उनके मैनेजमेंट से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, when do you think things will become normal? Just imagine, एक बजाज फाइनेंस is a very reputed NBFC of India, a very strong business, मतलब जो बढ़िया क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है, उसके मैनेजमेंट से पूछा गया what is the ground reality, because all of us were sitting in our houses during lockdown. Do you get my point? You know what was his answer? I am also sitting in my house, even I don't know what the ground reality is. इस स्टेटमेंट की वजह से नेक्स्ट डे बजाज फाइनेंस 6% गिरा। बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट को भी पता नहीं क्या होने वाला, और जबकि उसका आंसर सही था। Sometimes your right answer can also get you a bashing. मतलब क्योंकि उसने सही बात बोल दी, उसने फालतू में फैंसी बात नहीं बोला, नहीं नहीं दुनिया में सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा होता है। उसने बोला मुझे भी नहीं पता। For the first time, even I am confined in my house. Do you get my point? I don't know what the ground reality is. We are just able to provide basic facilities to people. Other than that, we don't know when the business will revive. सही बात बोला उसने एक्चुअली के अंदर, तो मुझे पूछोगे। But I'm just trying to say, ऐसे uncertain times के अंदर, even जो best of the best management of the business है, they can be taken aback. Even they can be sitting on a negative side. They don't know when the revival will take place. How? He did not say company will become zero. Do you get my point? But he definitely said we have an uncertain time. We don't know when things will resume. I cannot give you a guarantee next quarter में growth आने वाला है. I cannot talk about it because I don't even know next quarter में चीजें operational भी होगी कि नहीं होगी. I hope you understand this. So you know ये realistic aspects होते हैं, कभी कभी आपको realize होगा when you come up with a strategic plan, बीच में ऐसी चीजें आ सकती है जिससे unexpected threats आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? Unexpected threats, और उससे ही ज्यादा connected एक word है opportunities। मतलब there can be opportunity for some and there can be threat for some, दोनों के लिए strategy में क्या आ जाएंगे? Changes आ जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं आपका strategy क्या होना चाहिए? Flexible होना चाहिए। आपका strategy pragmatic मतलब practical होना चाहिए कि रियलिस्टिकली ये अचीव करना पॉसिबल भी है या नहीं है। अनदर एग्जांपल, जोमैटो। टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज वेरी हैप्पी विद जोमैटो, स्विगी, मतलब हम वो 5 साल का सीजन देख चुके हैं पूरा, बट वी हैव सीन जोमैटो व्हेन द स्टॉक लिस्टेड एट 125 आल्सो, एंड आई हैव सीन जोमैटो व्हेन इट केम टू 40 रुपीज आल्सो। You and when it came to 40, people even talked it will become 4 rupees. I'm telling you, I have seen that time also जब headlines ये भी आए थे। And you know the biggest question mark was raised with Zomato was, why did you acquire Blinkit? Why did you acquire Blinkit? एक बिजनेस था, अलग बिजनेस था, उसको जोमैटो ने परचेज किया, एंड दे अक्वायर्ड एट ए वेरी प्रीमियम प्राइस, बहुत प्रीमियम प्राइस पे परचेज किया।
तो उस वजह से जोमेटो के मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस था वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचा ही नहीं। मतलब मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है, इन्वेस्टर्स कुछ और सोच रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इन्वेस्टर क्या बोलता है, एक तो खुद जोमेटो लॉस मेकिंग है, जिसको खरीद रहा है वो और लॉस मेकिंग है, अब नई बैलेंस शीट में इसका भी लॉस है, इसका भी लॉस है। Why are you making a loss making business more bigger loss making business? Are you understanding this? It doesn't make sense. And then people started comparing कि कम से कम टाटा मोटर्स गाड़ी तो बेचता है, आज प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ना कभी तो आएगा, जोमेटो के पास क्या है? That is the kind of comparisons people started making. Are you understanding this? And I'm talking being very very realistic, huh? And I was a shareholder that time also. जब स्टॉक गिर रहा था जबरदस्त स्पीड से। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, जब आप बिजनेस में डिसीजन लेते हो, हर बार आपका बिजनेस किसी को समझ में आएगा, डिसीजन किसको समझ में आएगा जरूरी नहीं है। Are you understanding this? Today they say the Blinkit ka itself individual valuation is more than 180 rupees. When the overall Zomato was sitting at 40 rupees. I hope you are understanding this. Why? Because they say, Mr. Dipendra Goyal, today to he's become very popular, but Dipendra Goyal is Dipendra Goyal since 15 years. He started Zomato business for reviews. I hope you know that. कि आपको कहां कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाना अच्छा मिलता है उसका रिव्यू शुरू होगा. That was a thought process. From there, see where Zomato is reached today. I hope you're understanding this. So what I'm trying to say, when Mr. Dipendra Goyal was thinking of acquiring Blinkit, he said in a lot of FAQs also, उन्होंने इन्वेस्टर्स को आंसर भी दिए, अगर मुझे आज Blinkit शुरू करना हुआ तो मैंने जो उसको पैसा दिया है ना, उससे 2 गुना ज्यादा पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा टू क्रिएट दिस ब्रांड वैल्यू. तो मैं महंगा नहीं खरीद रहा हूं, मैं 50% डिस्काउंट में खरीद रहा हूं. आई एम बाइंग समथिंग दैट इज चीपर. पीपल सेड यू आर क्रेजी, ऐसा हो ही नहीं सकता है. And on that time, Swiggy was already in the same business model. And Zomato knew कि उनका जो second competitor, जो on paper direct competitor वो Swiggy है, वो already ये business कर रहा है. अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा market share कम हो जाएगा. And जरूरी नहीं ना फूड डिलीवरी बिजनेस से पैसा आएगा जिंदगी भर. आपको बिजनेस को पिवट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसीलिए बोलते हैं आप इतना ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते हो कि मेरा मॉडल ये तो मैं तो बिजनेस के अंदर यही मॉडल अप्लाई करने वाला हूं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज द वर्ल्ड चेंजेस, सिमिलरली योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो नीड्स टू चेंज. सो योर स्ट्रेटेजी हैज टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, इट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक. ये बदलाव आया, हमको इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए. यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज टू वर्क अराउंड इट. सो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल बराबर बात बोल रहा है. एक स्ट्रेटेजी बाय इट्स नेचर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड प्रैग्मेटिक होना चाहिए. प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, प्लस एक सीधी सीधी बात बोलता है, कितना भी बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाओ, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फेलियर. मतलब आपका स्ट्रेटेजी आप लगाओगे, पैसा खर्च होगा, शायद आउटपुट बढ़िया नहीं मिलेगा. तो जैसे याद है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, वैसे ये बोलता है स्ट्रेटेजी के अंदर भी प्रोविजन बना के रखो कि कुछ चीजें काम करेगी और कुछ चीजें काम नहीं करेगी. देखो, इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल. पर अगर एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना है, आपको क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे? अलाउंसेस बनाने पड़ेंगे कि पॉसिबल मिसकैलकुलेशन होंगे, अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स होंगे, एंड थिंग्स विल नॉट वर्क द वे यू वांट देम टू वर्क. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. 3 पॉइंट लिखे अपने स्ट्रेटेजी में, राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. स्ट्रेटेजी by its nature should be flexible and pragmatic. Strategy by its nature should be flexible and pragmatic. Pragmatic is realistic, practical. Flexible and pragmatic. Full stop. Every sound strategy, full stop, continue. Every sound strategy should have Every sound strategy should have allowances, that is provision, should have allowances, that is provision for possible miscalculations. Every sound strategy should have allowances, that is provisions for possible miscalculations and uncertain events. For possible miscalculations and uncertain events. Possible miscalculations and uncertain events. मतलब सर ऐसा स्ट्रेटेजी बनाए जो प्रिपेयर्ड रहे कि कुछ चीजें अगर उनके हिसाब से नहीं भी वर्क करेगी तब भी आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा वो बेरेबल होगा. इट्स बेसिकली आपका जो रिस्क होना चाहिए ना वो कैलकुलेटेड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कैलकुलेटेड रिस्क. यू शुड नो पोटेंशियली ये डाउन साइड है एंड ये पोटेंशियली अप साइड है. इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो. क्या बोलते हैं? रिस्क रिवॉर्ड रेशो. अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में है, मतलब
risk is 2x but the reward can be 20x or can be 10x? Can I say reward can be far more higher than the risk what I am taking? And जो risk में ले रहा हूं ना, इससे मेरी पूरी बैलेंस शीट खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब मेरा बिजनेस फिर भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो इस रिस्क को हम बोलेंगे कैलकुलेटेड रिस्क, वो आपके स्ट्रेटेजी के अंदर हमेशा इंक्लूडेड होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग्स ऑफ स्ट्रेटेजी? ये वर्ड स्ट्रेटेजी थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का कंफर्म है? कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट है? 100% नहीं। अब सुनो, अगले दो वर्ड डेंजरस है। अगला पॉइंट जो आप लिखने के लिए जाएंगे, दिस इज वेयर अ गुड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड कैन बी आस्क्ड अगेन। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव एंड वन इज कॉल्ड एज रिएक्टिव। कभी दो वर्ड सुने आप लोगों ने? सुने आप लोगों ने वर्ड प्रोएक्टिव रिएक्टिव? एक काम करो जरा, तुम लोग बहुत ही ऐसा सैड से लग रहे हो, 1.3 पे आओ। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक स्ट्रेटेजी ना कंपनी का, प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, रिएक्टिव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव भी, रिएक्टिव भी। 1.3 पे आ जाओ, पेज नंबर 1.3। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, बराबर है कि नहीं है? एक नीचे बॉक्स दिया है मैंने, देखो प्रोएक्टिव एक्शन क्या होता है, रिएक्टिव एक्शन क्या होता है। जरा काम करो, खुद से पढ़ो जरा इसको शांति से। तुमको लग रहा है ना बहुत आसान जा रहा है, क्या टाइम पास, पढ़ो जरा। ऑनलाइन पब्लिक तुम भी पढ़ो, ब्रेक नहीं है। बस उतना ही पढ़ ले बेटा, काफी है, अगले पेज तक मत जा। पढ़ लिया आपने? एक बार ही पढ़ना है। Anyone who wants to explain what is proactive, what is reactive? थोड़ा और परेशान करूं? Should I show you a question also on this? ताकि तुम बोलो ना मैं क्या पता क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ये समझ में जरूरी थोड़ी है। बहुत ऐसा तुमको क्वाइट बैठे, तुमको लग रहा है सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कोविड के टाइम पे, घबराना मत, पर थोड़ा घबराना ताकि आप सीरियसली लो मेरे को यहां से। अल्बेला फूड्स एंड, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एंड जस्ट बी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। अल्बेला इज नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच, जिससे उनको हमेशा फायदा मिला है। ऑन द अदर हैंड जस्ट बी, नाम भी देखो ना, जस्ट बी इज स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। The initial stage of COVID-19 pandemic and the strict lockdown had an adverse impact on both the companies. Realizing its severity, कि कितना significant impact आएगा, and future consequences, Albela immediately chalked down its post-lockdown strategy. मतलब उसने एक strategy बनाया कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा इमीडिएटली हम क्या करेंगे, which includes उसने इनिशिएटिव बनाया कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग से, QR कोड से। नेक्स्ट, न्यू कैटेगरी ऑफ फूड सर, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगा। तो बहुत बिक रहा था बराबर, तो उस टाइम में भी क्वेश्चन आया ना एग्जाम में। कुछ कुछ क्वेश्चन बढ़िया बनाते हैं वो लोग, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन अच्छा है आंसर बुरा है। नेक्स्ट देखो, इंप्रूविंग सेफ्टी मेजर, आपको मालूम है ना कुछ कुछ रेस्टोरेंट में ऐसा प्लास्टिक लगा दिया था बीच के अंदर, हर टेबल के बीच में ऐसा, यू नो दैट कॉन्सेप्ट राइट। नेक्स्ट, कैन यू सी इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप। ये पागल है, डायरेक्टली जोमेटो या स्विगी पे लिस्ट कर लिया यार, कोई ऐप बना के कॉस्ट बनाया उसने अपना, ये अल्बेला ने किया। सीइंग द पॉजिटिव बज ऑफ द मेजर्स टेकन बाय अल्बेला, अब जस्ट बी को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि अल्बेला ने सब कर लिया, मेरे को भी कुछ तो करना चाहिए। जस्ट बी ऑल्सो थिंक्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज मेजर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय अल्बेला एंड जस्ट बी, इसके लिए मिलेगा 1 या 2 मार्क। फिर डिस्कस दीज अप्रोचेस, दिस कैन बी योर 3 मार्क और 4 मार्क, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एंड लास्ट में, विच अप्रोच इज बेटर,
एंड व्हाई? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन तो समझ में आया, जो तुमने पढ़ा वो समझ में आया क्या तुमको? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मतलब कितना भी याद करके जाओ पर ये समझ में नहीं आएगा कि लिखना किधर क्या है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है डिस्क्राइब प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, क्वेश्चन ऐसा आएगा एंड दिस इज एन एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन। आज का नहीं, ओल्ड सिलेबस के अंदर भी पूछते थे। मतलब ओल्ड में कुछ तो पैटर्न अलग था, नए में पैटर्न कुछ अलग नहीं हुआ है, सब सेम है। क्वेश्चन पहले भी ऐसा आता था, आजकल भी ऐसा आता है। अब बोलो इसका आंसर कैसे लिखोगे और क्या लिखोगे? अच्छा क्वेश्चन समझ में आया क्या? प्लीज ऑनेस्ट रिएक्ट तो करो यार। क्वेश्चन समझ में आया ना? अच्छा आंसर छोड़ो, क्वेश्चन समझ में आया ना? पक्का ऐसा लग रहा है कि इट इज अराउंड समथिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अराउंड इतना समझ में आया क्या? पक्का कंफर्म है? अब मैं एक्सप्लेन करूं व्हाट इज प्रोएक्टिव व्हाट इज रिएक्टिव, थोड़ा एक्सप्लेन करूं। कुछ लोग को समझा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा। इट्स ओके, हियर मी आउट केयरफुली, फिर हम आंसर पे जाएंगे, घबराओ मत, ठीक है? सुनो, इन्होंने बोला, हम आएंगे यहां पे, इन्होंने बोला कि जो आपका स्ट्रेटेजी है ना, इसके अंदर दो एलिमेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो एलिमेंट, वन इज प्रोएक्टिव एलिमेंट, वन इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? और पता है बच्चों, ये दुनिया भर में हर मैनेजमेंट के कोर्स में सिखाया जाता है। मतलब इट इज नॉट समथिंग कि सिर्फ आपके सिलेबस में जबरदस्ती ठूस दिया है, ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड एस्पेक्ट। हियर मी आउट केयरफुली। एज अ मैनेजमेंट योर जॉब इज नॉट टू मैनेज ऑन अ डेली बेसिस। ऑर्डर आया, एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ये मैनेजमेंट का काम नहीं है। ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही। एज अ मैनेजमेंट यू हैव टू थिंक व्हाट नेक्स्ट। मतलब आपने हर दिन एक कुछ टाइम अलोकेट करना चाहिए वेर यू आर थिंकिंग कि एज अ बिजनेस हमने क्या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नया सर्विस शुरुआत करना चाहिए, क्या नया तरीके से मे बी प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहिए जिससे मेरे कस्टमर को या कंज्यूमर को नया वैल्यू एडिशन मिल सकता है, या मेरे कंज्यूमर या कस्टमर का कोई एक एक्सपेक्टेशन होगा जो हम फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, उसे हम बेहतर फुलफिल कर पाएंगे। प्रोएक्टिव इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि आने वाले समय में यह बदलाव आएगा या हमें लग रहा है यह बदलाव आने वाला है, तो हम आज से ही क्यों ना प्रिपेयर्ड हो जाएं दैट व्हेन अ चेंज अराइजेस वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू हिट द चेंज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब हम चेंज आने के बाद में डिसाइड नहीं करेंगे हमने क्या करना चाहिए, हम चेंज को पहले से फोरकास्ट करने का ट्राई करेंगे, प्रिडिक्ट करने का ट्राई करेंगे कि जनरली हर 5 साल में 10 साल में ऐसा बदलाव आता है। एंड व्हेन सच अ चेंज विल कम इनटू द पिक्चर, आई शुड बी प्रिपेयर्ड एज अ बिजनेस। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज proactive approach। मतलब you are trying to think about the future, you are trying to prepare your business for the future, you are thinking what better product or a service मैंने prepared करके तैयार रखना चाहिए कि आने वाले 1-2 साल में जैसे ही circumstances change होंगे, जैसे ही market change होगा, मेरा प्रोडक्ट उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसको हिट करना चाहिए। I have to be prepared for that point of view. This approach is called as proactive। अब सर ये अप्रोच ना हर बिजनेस के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज। पैसा होना चाहिए ये करने के लिए, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए। यूर अंडरस्टैंडिंग दिस? ओनली व्हेन यू आर डूइंग दिस तब जाकर के एज अ बिजनेस सोच सकता है। सोचिए, सोचने के लिए भी पैसा लगेगा। यू नीड टू हैव अ मैनेजमेंट का एडिशनल पर्सन जिसको पैसा दे रहे हो सिर्फ सोचने के लिए। मतलब डे टू डे मैनेजमेंट वाला काम करने के लिए बंदा अलग रहेगा, और सोचने के लिए एक इंसान जो एक्चुअली ये डिसीजन आपके लिए ले सकता है उसको हायर करके पैसा पे करना पड़ेगा। सो इट्स अ कॉस्टली डिसीजन, रिमेंबर दैट। मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच एक्चुअली उस कंपनी के लिए सूटेबल है जिसके पास में बैलेंस शीट स्ट्रांग है, पैसा है उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए, टू बेट ऑन समथिंग न्यू कि हाँ ये बिल्ड करेंगे और ये बनने का अच्छा हो जाएगा, शायद हम चला लेंगे। थिंक अबाउट इट, थिंक। मेरे को भी लगता था ये कभी नहीं चलेगा। यू नो योर स्मार्ट वॉचेस, टेक्निकली सब बोला जाता है एप्पल वाज अ रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने अपना आई वॉच लेकर के आया, दुनिया को बताया कि स्मार्ट वॉच चलेगा। एंड जब ये आया था, पीपल इंक्लूडिंग मी थॉट इट्स अ स्टूपिड, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ये प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। एंड सी टुडेज वर्ल्ड, मतलब दे वर वे अहेड इन द गेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दे मेड लॉट ऑफ मनी, रादर दे क्रिएटेड अ न्यू मार्केट फॉर एवरीवन। They knew that when they come up with a product, it's not their product which is going to be sold to everyone. You understand this? Eventually people are going to copy or maybe copy it in a better manner. कोई ना कोई बेटर प्रोडक्ट बनाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड जब वो प्रोडक्ट बनाएगा, एक मैंने मार्केट याद है, इंट्रोडक्शन फेज
पहले मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट एक बार क्रिएट हुआ ना, उसके बाद में सिर्फ मार्केट क्रिएटर को फायदा नहीं मिलता है, हर मार्केट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। हर कोई स्मार्ट तरीके से उसके अराउंड स्ट्रेटेजी बनाएगा, बिल्ड करेगा और पैसा कमाएगा। मतलब बिजनेसेस जनरली ट्राई टू थिंक, जस्ट इमेजिन दे आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, यूएस के अंदर, जहां मटेरियलिज्म अपना एक्सट्रीम पे है। मटेरियलिज्म मतलब समझते हो ना आप, लोगों को चीजों का बहुत शौक है। वहां पे लग्जरी वॉचेस का सेल इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वहां उस कंट्री में बैठ के उसने सोचा कि कोई इंसान लग्जरी वॉच नहीं परचेस करेगा और स्मार्ट वॉच प्रीफर करेगा। ये अपने आप में थॉट प्रोसेस रखना, उसके ऊपर पैसा खर्च करना, उसे इंप्लीमेंट करना, प्रोडक्ट बेचना, अपने आप में एक चैलेंज है। एंड इट वर्कड इन देयर फेवर। मतलब चलो चल गया वो चीज आइडियली, अगर आप मुझे पूछेंगे तो इट डजंट गारंटी कि हर प्रोडक्ट चलने वाला है। फॉर एग्जांपल गूगल ने ऐसा ही प्रोडक्ट बनाया था बहुत साल पहले, 2000 में भी 11-12 का बात रहे, 13 का बात रहेगा, गूगल ग्लासेस करके प्रोडक्ट बनाया था। क्या बनाया था? गूगल, जो चला ही नहीं। क्यों? इट वॉज नॉट गुड फॉर पीपल्स हेल्थ। जब उन्होंने एम्प्लॉइज को टेस्ट करने के लिए दिया, एम्प्लॉइज ने बोला कि इसकी वजह से हेडेक बढ़ना शुरू हो गया है, देयर फटीगनेस हैज इंक्रीज्ड, मतलब इट इज नॉट वर्किंग इन देयर फेवर। तो कभी कभी आप पैसा खर्च करते हो और प्रोडक्ट इवेंचुअली चलता भी नहीं है, राधा खुद का टेस्ट ही पास नहीं होता है, फॉरगेट अबाउट प्रोडक्ट मार्केट में बेचना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट कंपनीज को ऐसा रिस्क लेना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 7 years। कभी कभी ये अप्रोच आपके लिए काम कर जाती है और कभी कभी ये अप्रोच आपके लिए कॉस्टली अप्रोच बन जाती है। तो रिमेंबर, अगर बहुत पैसा है, 10 चीजों पे ट्रायल एंड एरर करोगे, मे बी 2 या 4 चीज चल जाएगी, विच विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेम एग्जांपल फॉर एप्पल यार, दे एक्वायर्ड बीट्स, एक हेडफोन वाला कंपनी था, उन्होंने वो खरीदा, बीट्स करके हेडफोन का कंपनी था, बीट्स, BEATS, ये सोचते हुए कि हमारे जो ईयरफोन्स है ना एक जमाने में पुराने हो जाएंगे। बट उन्होंने बीट्स खरीदने के बावजूद भी खुद के एयरपोर्ट्स बनाए और वो एयरपोर्ट ज्यादा सेल गए देन बीट्स। Are you understanding this? But they were not confident about their own airports, if you ask me. They were more confident about the technology of Beats. क्योंकि सामने वाले ने वो प्रोडक्ट इतने सालों से बनाया। Are you understanding this? But sometimes it works in your favor, sometimes it doesn't. यही थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच इज अप्रोच जहां पर आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने का ट्राई करते हैं। अब देखो, डिस्कस करना कितना आसान है, पर जो आईसीआई ने लिखा है बहुत बुरा लिखा है। पढ़े क्या जरा एक बार, पक्का? प्रोएक्टिव वर्ड समझ में आया आपको? रिएक्टिव तो बहुत आसान है। रिएक्टिव क्या है? चीजें होगी, रिएक्शन, एक्शन, मतलब चीजें होगी विच विल नॉट गो एज पर योर एक्सपेक्टेशन। बराबर है कि नहीं है? विल यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस ऑटोमेटिकली? मतलब आपको थोड़ा अडेप्टेबल बनना पड़ेगा, जो बदलाव लाने की जरूरत है उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव अप्रोच। समझा क्या? मतलब रिएक्टिव अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो पहले रिएक्टिव पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में लगेगा कि नहीं चलो मैं सुन सकता हूं। कम टू रिएक्टिव, देखो क्या बोलते हैं। नॉट एवरी स्ट्रैटेजिक मूव, आपका जो भी स्ट्रैटेजी का मूव रहेगा, स्ट्रैटेजी का डिसीजन रहेगा, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग। हर डिसीजन प्रोएक्टिव नहीं होता है, कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो क्या होता है? रिएक्टिव होता है। मतलब सर, नॉट एवरी मूव इज अ पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग। दिस कैन हैपन जब आपका स्ट्रैटेजी वैसा नहीं, जैसा आपने एंटिसिपेट किया था ना वैसा नहीं चल रहा है, जैसा प्लान किया था ना वैसा नहीं हो रहा है। थिंग्स कैन नॉट हैपन समटाइम्स जैसा आपने सोचा, जैसा आपने प्लान किया। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिव कंडीशन ने टेक्स अ अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एस्पेक्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी हिट्स अ स्टोन वॉल, मतलब आपका स्ट्रेटेजी चल रहा था, सडनली आपको लगा था फायदा होगा, बट इट हिट्स अ स्टोन वॉल, मतलब स्ट्रेटेजी इज नॉट मूविंग अहेड। कहना इससे कुछ ना कुछ रिएक्शन या एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। मतलब कहना इसे कुछ बदलाव लेके आना पड़ेगा। हमने जैसा सोचा वैसा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है। सो समटाइम्स यू मे रियलाइज देयर आर चेंजेस इन द एनवायरमेंट। उस चेंज को समझना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट करना पड़ेगा। हेंस पार्शियली अ कंपनी स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड एज अ रीजनड रेस्पॉन्स टू व्हाट सर? अनफोर्सीन डेवलपमेंट। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी का कुछ हिस्सा हमेशा रिएक्टिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया था। वो डेवलपमेंट होने की वजह से आपको क्या करना पड़ा? रेस्पॉन्ड करना पड़ा। आपको अपने स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ा? बदलना पड़ा। बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट में चीजें क्या हो गई होगी? चेंज हो गई होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई विल गिव यू 3 more examples. One simple example. Nike as a shoe brand, very popular, but you know they are also struggling. Nike is struggling currently. Very popular shoe brand. Why is it struggling? New age competition. There are businesses like, have you heard of a company called as OnCloud? OnCloud करके एक बिजनेस है, स्विस बिजनेस, बहुत बजा रहा है नाइकी को उसके कंट्री में, यूएस के अंदर। There is another brand called as Hoka, HOKA, another shoe brand। मतलब ऐसे न्यू एज बिजनेसेस आ गए हैं
जो एक्चुअली में उनके ही कंट्री जहां पे कोर उनका मार्केट शेयर है वहां एंटर करके उनका मार्केट शेयर ब्रेक कर रहे हैं डे बाय डे। सेम प्रॉब्लम एडिडास फेस 2014-2013 के अंदर, उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया था नाइकी ने उस जमाने में, उनको अपने आप को पूरा रिवाइव करना पड़ा, रीबिल्ड करना पड़ा। मतलब बिजनेसेस के लिए लाइफ जो है, चाहे आप नाइकी भी हो तब भी आसान नहीं है। मतलब जब सिंपल बात बोलो क्या, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम और जो लोग समझते नहीं है, एक कंपनी जिसके पास बड़ा मार्केट शेयर है ना, उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या होता है? दे मे लूज द मार्केट शेयर बिकॉज यू हैव समथिंग टू लूज एंड अ न्यू एंट्रेंट इज नथिंग टू लूज। तो न्यू एंट्रेंट जब एंटर करेगा उसके लिए एनीथिंग और एवरीथिंग दैट वर्क्स इज अ गेन, but it will always a gain because there is a loss for someone. You understand that? And that loss will always be for a seasoned and matured market player. जिसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर होगा ना, उसका मार्केट शेयर ही कम होता है हमेशा। मतलब आपको बता रहा हूं, जेन्युइनली हर बिजनेस को डर लगता है, एनी न्यू एज बिजनेस, और आज वो डर बढ़ गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एनी ब्रांड कैन बिकम पॉपुलर ओवरनाइट. You don't need 10 years of legacy to make something popular. You understand this? Today, if you want to make a new brand popular, it may require right set of influencers working for you, and then it works. That's it. Because you have to reach the masses. I hope you understand this. You know, today, companies have less reach and influencers have more reach. That is why, अगर मैं महिंद्रा हूं, नया गाड़ी लॉन्च करना है, मेरे को पहले इन्फ्लुएंस को बुलाना पड़ता है। ऐसा होता था क्या 10 साल पहले? कार मैन्युफैक्चरर बोलता था, भाड़ में जा कोई भी हो तुम, मैं कार मैन्युफैक्चर हूं। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर कार मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है? भाई दुनिया को बाद में बताएंगे, पहले सारे इन्फ्लुएंसर को घर पे बुलाओ, आई मीन होटल में बुलाओ, बराबर है कि नहीं है? मेक देम ईट गुड फूड, लेट देम डू टेस्ट ड्राइव, लेट देम मेक सम वीडियोस। अगर वो बनाएंगे तो जल्दी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा। मतलब टुडे कार मैन्युफैक्चरर्स बिलीव एडवर्टाइजिंग इज नथिंग बट जस्ट हायरिंग दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दे कलेक्टिवली कंट्रोल द एंटायर कंट्री. I hope you understand this. So today, making or breaking a new brand is not that difficult, which used to be that difficult 15 years back. So can I say, आप आज नहीं बोल सकते हो कि नहीं भाई हम तो टाटा मोटर्स है, हमारा तो बिजनेस स्ट्रेटेजी आज तक 15 साल पुराना रहा है. It has to change today. I hope you understand this. Every company has to go through a change. मतलब सर, अगर आपको लगता है एनवायरमेंट में बदलाव आ चुका है, आपके पास में अगर ऑप्शन नहीं है, you have to respect the change in the environment and adapt it very smartly and make that change in your strategy. This approach is called as reactive approach. This approach is called as reactive approach. When you are responding to a change in environment that was unplanned. That was, if it was planned, तो ये रिएक्शन नहीं होता ना, तब तो उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड होते थे. तुमको आज रिएक्ट क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ये चीज वैसी हुई है जो आपने प्रिडिक्ट या फोरकास्ट नहीं की थी. डू यू अंडरस्टैंड द रिएक्टिव अप्रोच? यस और नो? नोटबुक में जाइए, आई विल हेल्प यू डाउन. राइट डाउन. स्ट्रैटेजी का मीनिंग में ABCD 4 पॉइंट हो गया, बराबर है क्या नहीं है? लिखिए पॉइंट नंबर E, उसके बाद में एक नोट लिखेंगे. पॉइंट नंबर E, स्ट्रैटेजी is partly proactive and partly reactive. Strategy is partly proactive and partly reactive. ब्रैकेट्स में लिखो रेफर नोट नंबर 1. रेफर नोट नंबर 1. नीचे लिखिए नोट नंबर 1. एक लाइन छोड़ करके लिखिए नोट नंबर 1. अंडर नोट नंबर 1 डैश करके लिखना शुरू कीजिए. A company's strategy is typically a blend मतलब mixture, is a blend of proactive actions and reactions. Proactive actions and reactions. Full stop. Full stop. Continue कीजिए. Proactive and reactive actions. Full stop. Continue. Proactive and reactive actions can be interpreted as following. Can be interpreted as following. डैश करके लिखो नंबर 1. प्रोएक्टिव एक्शंस कैन बी इंटरप्रेटेड एज फॉलोइंग. डैश करके लिखो नंबर 1. प्रोएक्टिव एक्शंस. अब प्रोएक्टिव के अंदर 3 पॉइंट आएंगे.
डैश करके लिखो नंबर ए. Under proactive action, there will be 3 points. Proactive actions, write down, proactive actions on part of managers. Number A, proactive actions on part of managers are undertaken. Proactive actions on part of managers are undertaken to improve entities' market position, to improve entities' market position, undertaken to improve entities' market position and their overall financial performance, and their overall financial performance, and their overall financial performance. मतलब सर ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों एक्शन लेने वाला कौन है? मैनेजमेंट लेने वाला है. तो मैनेजमेंट जब ये प्रोएक्टिव एक्शन लेगा उसका जनरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? और जनरली एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तुम फ्यूचर के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हें बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए. यू वांट टू मेक मोर मनी, यू वांट टू मेक हायर रेवेन्यूज, यू वांट टू मेक हायर प्रॉफिट्स, यस और नो? सो यू वांट टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल पोजीशन. या नंबर 2, आज आपका मार्केट शेयर रहेगा 15-20% के आसपास. कितना रहेगा? 15. यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, यस और नो? अभी फॉर एग्जांपल 3-4 दिन या 1 हफ्ते पहले महिंद्रा ने 2 कार्स लॉन्च किए. आपने देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए. बराबर, जो भी नाम है, बी या ईवी, कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड नाम है यार, नाम याद नहीं रहता. थैंक यू. 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए. बराबर है कि नहीं है? क्यों लॉन्च किया ईवी? क्यों? उन्हें लगता है ना आने वाले टाइम में यहां पे मार्केट से बढ़ाने का स्कोप है. अरे बराबर है कि नहीं? एंड रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करने का ट्राई किया. कुछ नहीं, 2 मेरे हिसाब से लुक्स लाइक, देखो ऐसे उनको थैंक यू बोला, दे हैव मेड अ गुड प्रोडक्ट, इट लुक्स लाइक अ नाइस प्रोडक्ट, बट इट्स लिटिल बिट कॉपी पेस्ट, लिटिल बिट यू कैन से. थोड़ा साइबर ट्रक उठाया, यू नो व्हाट आई मीन राइट? थोड़ा लैम्बोर्गिनी उर्स उठाया, समझ रहे हो मेरा बात? दोनों का बीच का कुछ तो प्रोडक्ट बना करके दे दिया. बट उल्टा चीज सोचो, ये प्रोडक्ट बना करके भी 20 लाख में दे रहे हो यार. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया के लिए अच्छा है यार. सी, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन कॉपिंग बिजनेस. मैं तो इसका सपोर्टर हूं हमेशा से. रादर उल्टा बोलता हूं, कॉपी करना सबसे आसान है. क्यों? समथिंग दैट इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड. ये दुनिया में ऑलरेडी चल चुका है. बराबर है कि नहीं है? तो इधर भी चलेगा ना यार. यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ फ्लिपकार्ट, यू नो द राइट? नहीं पता मेजोरिटी लोगों को. यू नो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन बिनी बंसल यूज्ड टू वर्क इन अमेजॉन. दे वर द एम्प्लॉइज ऑफ अमेजॉन. अमेजॉन का स्टार्टिंग बिजनेस क्या था? बुक्स बेचने का. बराबर है कि नहीं? उन्होंने अमेजॉन छोड़ करके इंडिया में आए, फ्लिपकार्ट शुरू किया और स्टार्ट किया. बहुत एक क्रिएटिव बिजनेस आइडिया, बुक सेल करना ऑनलाइन. मतलब जिस कंपनी में काम किया उस कंपनी का स्टोरी फ्रॉम स्क्रैच कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दिया अपने कंट्री में आके, एंड इट वर्कड एंड दे बिकेम द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेजॉन इन इंडिया. जस्ट इमेजिन. बराबर है कि नहीं? एंड दे सोल्ड द कंपनी टू द कॉम्पिटिटर ऑफ अमेजॉन, वॉलमार्ट. यू नो दैट राइट? So can I say copy paste is not bad? Rather copy paste is good. Ola, copy paste of Uber. Uber existed years back. बराबर है कि नहीं है? इंडिया में भी था, तब भी हमने कंट्रोल से कंट्रोल भी किया. और क्या बुरा किया? अच्छा ही चल रहा है. मतलब एटलीस्ट कैब्स तो बिजनेस अच्छा ही चल रहा है. बाकी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं. ज्यादा ट्राई एंड एरर करते थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. पर कम से कम एटलीस्ट कैब का बिजनेस तो बढ़िया ही चल रहा है. ठीक ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. योर ओ इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ स्मार्ट कॉपी पेस्ट. रादर मैं बोलूंगा देसी वर्जन क्या होता है ना, आप इटालियन पास्ता खाते हो और एक इंडियन वर्जन ऑफ पास्ता खाते हो. सो यो इज लाइक अ इंडियन वर्जन ऑफ एयरबीएनबी. मतलब एयरबीएनबी इस 2008 का $1 बिलियन बिजनेस यार. बराबर है कि नहीं है? हमने बस उसी को उठाया, थोड़ा तड़का डाला कि भाई सस्ता इंसान को घूम मिल जाना चाहिए. बराबर है कि नहीं है? मासेस है, पब्लिक बहुत बड़ा है, क्वांटिटी के अंदर सेल करो. इट वर्कड इन देयर फेवर. मतलब दिस नथिंग रॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड. बिजनेस का कॉपी पेस्ट मॉडल अच्छा है, बट देखो कॉपी पेस्ट ऐसा करो कि सामने वाले को ये बोलने में भी शर्म आए तूने कॉपी किया है. एटलीस्ट एज अ ऑर्गेनाइजेशन. सो यू नो व्हेन यू कम अप विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस, जब तक आप टेस्ला के वेबसाइट पे जाके टेस्ला के प्रोडक्ट को नहीं देखते हो तब तक आपको महिंद्रा बुरा नहीं लगेगा. यू नो व्हाट आई मीन राइट? यू नो व्हाट आई, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं आपको मालूम है ना? हैव यू गॉन टू टेस्लास वेबसाइट एवर? हैव यू एवर गॉन टू टेस्लास वेबसाइट? कभी गए हो जिंदगी में ऐसा? लेट्स स्पेंड जस्ट 2 minutes, आई विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम. अगर यहां पे इंटरनेट चलता है तो चलता है, नाइस, नॉट बैड. वो ये प्रोडक्ट्स बहुत पुराने हो गए, सबसे बिकने वाले प्रोडक्ट है. चलो यूएससी चलते. व्हाट दे वांट टू क्रिएट, दिस इज साइबर ट्रक. अरे बराबर है कि नहीं है?
देखो फोटो में बहुत अच्छा दिखता है, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, बट ठीक है, आई हैव सीन दिस लाइव सो इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल, बट ओके ठीक है, दिखने में तो अच्छा है. देयर इज वन मोर, दे वांट टू क्रिएट कैब, एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते थे. एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड. इन्वेस्टर रिलेशन ढूंढो जरा, इन्वेस्टर रिलेशन पे जाएंगे थोड़ा. तो यार इनकी वेबसाइट देखने की आदत नहीं है अपने को. टेस्ला इन्वेस्टर, परफेक्ट, गुड. जनरली आपको अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चाहिए, ऐसा नॉर्मल इन्वेस्टर रिलेशन इज अ सेगमेंट आपके वेबसाइट के ऊपर, जहां पर आपको इन्वेस्टर रिलेटेड सारा डेटा जो उनको ट्रांसपेरेंटली प्रेजेंट करना होता है ना, वो एक जगह मिल जाता है. अब फॉर एग्जांपल उनका Q3 का शेयर होल्डर डेक रहेगा, अच्छा बनाते हैं मस्त. तो मेरे को जो आपको दिखाना है, यस दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट. कैन यू सी टू-सीटर व्हीकल डिजाइन्ड फॉर ऑटोनॉमी. दैट मींस कैब्स should have two-seater vehicle and it should be driverless cars. You know, this already is working. Problem है. Employee of Google years back started working on a business. This is called as Waymo. This is driverless cab. ये already चल रहा है. On a trial and error basis, this is working in US currently. Just a video for you. Yes, this one. Like it's like a Uber. You order a cab, the cab will come for you, but obviously you will not find a driver. And it is censored and camera driven and controlled completely. You can book it normally. It's very normal. India के लिए अभी don't bring your Tilak Road examples here, please. I understand the problem of Tilak Road, please. I also travel there. मैं समझता हूँ, बट हाँ मतलब ये बेचारा हद एक झटके मारते रहेगा, कोई ना कोई आते रहेगा. आई अंडरस्टैंड, बट द टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हालांकि हमें जरूरत नहीं है इंडिया में इसकी, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है यार क्वांटिटी वाइज, तो ऑब्वियसली नहीं अदर कंट्रीज में एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, इस वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपेंसिव है बच्चों. मतलब वहां पे हैविंग अ शॉफर फॉर यू इज अ वेरी वेरी बिग डील. एंड नॉर्मली शॉफर मतलब इट्स अ इंपॉर्टेंट सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, उसके लिए दे चार्ज यू वेरी प्रीमियम प्राइस. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ह्यूमन रिसोर्स का उतना ही इक्वल वैल्यू है. जिस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होता है, थोड़ा वैल्यू अप्रोप्रिएट टर्म्स में कम हो जाता है. आई होप मेरा बात समझ में अगर आपको आए तो. सो यही सेम प्रोडक्ट वो क्या करेगा, अभी ये तो क्या है, जैगुआर वाला गाड़ी है, बराबर है कि नहीं है, बट ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो टेस्ला क्या बोलता है, वेट विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, फ्यूचरिस्टिक. यू अंडरस्टैंड, काम सेम करेगा, दिखने में थोड़ा फैंसी होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो मैं आपको ड्रीम बेचने का ट्राई कर रहा हूं ना एज अ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर देखोगे महिंद्रा भी अच्छा ही कर रहा है यार, वो क्या कर रहा है, उसका भी वेबसाइट पे आ गया क्या प्रोडक्ट, आगे ही हो गया यार, रिव्यूज तो भर के आ गए. ऑब्वियसली बोलेरो नहीं चाहिए मेरे को, आना चाहिए. फर्स्ट सबसे पहले वो ये उतना ही है. हाँ वो दिखाते रहेगा थोड़ा बहुत. अरे यार बस इतना ही है, बस बाकी जाके तुम ढूंढ लेना बराबर है कि नहीं है. बट या मतलब जो ये वाला कार है ना, दिस डिजाइन इज लिटिल बिट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर साइबर ट्रक. थोड़ा सा बैक साइड फ्रंट साइड बराबर है कि नहीं, थोड़ा मिक्सचर डाला लैम्बोर्गिनी का, मतलब ब्लेंड, ताकि किसी को समझ में ना आए एग्जैक्टली किसको कॉपी किया. यू नो व्हाट आई मीन, राइट. बट देखो अच्छा चीज क्या है, वो कम से कम एक हेवी ड्यूटी प्रोडक्ट लाके इंडिया में, इंडिया के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लॉन्च कर रहा है ना यार. सी अभी टेस्ला कब इंडिया आएगा, कब इंडिया में साइबर ट्रक बेचेगा, कब 20 लाख में मिलेगा, उसको बहुत साल लगेगा यार, बराबर है कि नहीं. महिंद्रा तो कम से कम इंडिया में बना के लाके दे सकता है ना. देखो रोड तो खराब है, कम से गाड़ी तो अच्छा बना लेते हैं. यू नो व्हाट आई मीन, राइट. हर चीज तो चेंज नहीं कर सकते, कुछ तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से. तो इट वर्क्स इन योर फेवर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आइडियली आपने ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग. आप चाहते हैं आपका मार्केट पोजीशन क्या होना चाहिए, इंप्रूव. बाय द वे देयर इज वन मोर कंपनी, यू रीड अबाउट इट, रिवियन मोटर्स, RIVIAN, रिवियन, RIVI. इट्स अ कॉम्पिटिटर ऑफ टेस्ला. दिखने में तो टेस्ला को भी बीट करता है, बट चलता नहीं है. चलता नहीं है मतलब जितना वो फोरकास्टिंग कर रहे हैं ना प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे, उतना स्पीड से अभी तक पहुंचा नहीं है. दे आर, यू कैन से, जो साइबर ट्रक है ना वो इसका कॉपी पेस्ट है, वो ऐसा बोलता है. मतलब दिस इज द ओरिजिन. प्रोडक्ट फैंसी बनाया सर, ठीक है, अभी जाके जब टाइम मिले देख लेना. का एक वो सीमलेस वीडियो था जो नहीं चल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है. मतलब आई एम, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो देर आर कंपनीज जो ये सिमिलर प्रोडक्ट बनाने का ट्राई कर रहा है. रादर टेस्ला का नेगेटिव पॉइंट यही माना गया था,
एक जमाने में टेस्ला का मोनोपोली था, जो वो कर रहा था वो कोई कर ही नहीं रहा था, अब उसके भी 3 कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे जैसे कॉम्पिटिटर आते जाएगा, द रिस्क ऑफ लूजिंग मार्केट शेयर विल इंक्रीज, एंड दैट इज वाई योर वैल्यूएशन विल स्टार्ट कोलैप्सिंग लिटिल बिट। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन प्रोएक्टिव एक्शन के अंदर पॉइंट नंबर ए जो हमने लिखा उसको पहले पढ़ो। प्रोएक्टिव एक्शन कौन लेगा? मैनेजर। किस पर्पस के लिए? इंप्रूव करने के लिए। क्या इंप्रूव करने का है सर? मार्केट पोजीशन इंप्रूव करना है एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। बराबर है कि नहीं? ये तो टाइम पास की बात है। अब अगला पॉइंट लिखने से पहले एक सेंटेंस मेरे साथ में पढ़िए बिफोर वी राइट। प्रोएक्टिव के रिलेटेड 2 पॉइंट लिख करके दिए हैं, ए एंड बी। ढंग से पढ़िएगा मेरे साथ में, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर इसको रीड करना। जब कोई कंपनी, ये ऑथर का थॉट प्रोसेस है, 100% गलत नहीं है, 100% सही नहीं है। क्यों? आई विल एक्सप्लेन यू। ऑथर बोलता है जब कोई प्रोएक्टिव सोचना चाहता है, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहता है, नया स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है, जनरली ये जो प्रोएक्टिव के आइडियाज होते हैं दे कम फ्रॉम योर प्रीवियस स्ट्रेटेजीज। मतलब कंपनी जो लास्ट 20-25 साल से काम कर रहा होगा, 30 साल से काम कर रहा होगा, वो अपने पूरे हिस्ट्री को देखता है। जब हमने काम करना शुरू किया था, क्या हमारे फेवर में हुआ, क्या हमारे फेवर में नहीं हुआ, वॉट वर्कड इन द वर्ल्ड, वॉट डिड नॉट वर्क इन द वर्ल्ड। सिमिलरली मैं सोचने का ट्राई करता हूं व्हाट विल वर्क इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 5 years। तो जनरली हमारा प्रोएक्टिवनेस is also borrowing ideas from past. Proactiveness is also borrowing ideas from past। मतलब आज तक कंपनी के हिस्ट्री में कौन सा हमारा स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट काम हुआ है, शायद वो स्ट्रेटेजी तो हमने एज इट इज क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, प्लस कुछ चीजें बदलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कुछ चीजें। सो बेसिकली प्रोएक्टिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 things। नंबर 1, हिस्टोरिकली व्हाट हैज वर्कड वेल, क्या आज तक मेरे फेवर में बढ़िया चला है, उसको एज इट इज उठाओ, यहां लेके आओ, प्लस कुछ नया इनिशिएटिव्स ऐड करो। इससे आपका जो नया अप्रोच बनेगा वो बेहतर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनेगा। वो प्रोएक्टिव अप्रोच शायद आपके फेवर में क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। मतलब मे भी अगर आपको लगता है वेट एंड वॉच कि फॉर एग्जांपल कोई सेगमेंट नया आएगा, प्रोडक्ट मार्केट में रोल आउट करेंगे, अगर लोग उसको प्रोडक्ट को प्रीफर करना शुरू करेंगे तब हम उस प्रोडक्ट को अडेप्ट करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ वेट एंड वॉच और इट कैन बी नहीं भाई, हमको लगता है आने वाले 5 साल में दुनिया ऐसे काम करने वाली है, हम पहले से ही ये करना चाहते हैं। बोथ अप्रोच इज प्रोएक्टिव बट डिपेंड्स अपॉन आपका हिस्टोरिकल अप्रोच क्या रहा है। अगर आज तक मेरा हिस्टोरिकल अप्रोच रहा है हमने मार्केट मूवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वी शुड मूव द मार्केट, मतलब वी शुड हैव द फर्स्ट मार्केट मूवर एडवांटेज। पहले एंटर करेंगे, नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, बाद में जिसको जो बनाना बनाए फर्क नहीं पड़ता है, बट वी हैव टू बी द फर्स्ट वन टू लॉन्च अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन द कंट्री। तो आपका अप्रोच हम बोलेंगे पास्ट से इंस्पायर होके क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच। देखो क्या बोलता है, एक कंपनी का करंट स्ट्रेटेजी जो आप बनाने जा रहे हो फ्लोज फ्रॉम बोथ क्या सर, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड अप्रोचेस। जो पुराने अप्रोचेस हैं बट आज भी क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेल, आज भी क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेल टू मेरिट कंटिन्यूएशन। इतने बढ़िया काम कर रहे हैं कि आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते हो वो क्यों कंटिन्यू नहीं करना है। मेरा बिजनेस का ये अप्रोच लास्ट 10 साल से बढ़िया काम कर रहे हैं, ये अप्रोच के ऊपर मैं आर्ग्यू ही नहीं कर रहा हूं कि क्या खराबी है इस अप्रोच में, मतलब ये अप्रोच ने क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, आपने कुछ नए इनिशिएट करने चाहिए, मैनेजरियल डिसीजन या एक्शन। दिस इज द सेकंड पार्ट। मतलब प्रोएक्टिव में 2 चीजें आएगी, जो पास्ट में आज तक बढ़िया चलते आया है वो एज इट इज अडेप्ट करना है, प्लस कुछ नया इनिशिएटिव क्या करना है, ऐड करना है। ये दोनों चीजें आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ। राइट डाउन पॉइंट नंबर बी अंडर प्रोएक्टिव, लिखिए पॉइंट नंबर बी, अ कंपनीज current strategy, a company's current strategy flows from company's current strategy flows from both previously initiated actions, flows from both previously initiated actions and approaches, both from previously initiated actions and approaches that are working well, that are working well, as well as that are working well, as well as newly initiated
as well as newly initiated managerial decisions, as well as newly initiated managerial decisions and actions, as well as newly initiated managerial decisions and actions that can improve the overall company's position and performance. That can improve overall company's position and performance. अब नोटिस करो, जो पॉइंट नंबर ए में शुरू किया वही बी में कनेक्टेड है. देखो ढंग से पढ़ना है. ए में क्या बोला, आपको अचीव क्या करना है? व्हाई डू यू वांट टू बी प्रोएक्टिव? देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स सर. आई वांट टू इंप्रूव माय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. नंबर 2, आई वांट अ बेटर मार्केट पोजीशन. यस और नो? इसके लिए क्या करने का? कोई नया स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा तेरे को. उस स्ट्रेटेजी में दो चीजों का कॉम्बिनेशन लेके आ. नंबर 1, जो पास्ट में अच्छा चलते आया है एज इट इज, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, इट इज वर्किंग वेल फॉर यू, कंटिन्यू दैट. प्लस कुछ नए एक्शंस या अपने डिसीजंस लो जिससे शायद मे बी ओवरऑल वही चीज अचीव होगी जो ए में अचीव करना चाहते हो. क्या अचीव करना चाहते हो ए में? बेटर पोजीशन एंड बेटर परफॉर्मेंस. वही तो लिखा है बी के अंदर. रीड ए एंड बी. जो नोटबुक में लिखा है वो आप ढंग से पढ़ो. उतना लिखोगे आपका काम परफेक्ट होगा, उतना आप समझ पाओगे. देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा कंटेंट ना वो 4 लाइन में लिखेगा, आपको उसको उठा के लॉजिकल तरीके से 2 या 3 लाइन में लेके आना पड़ेगा. इतना लिमिटेड रहे कि ये मैं ढंग से 2 बार पढ़ूंगा तो मेरे को सही में समझ में आएगा और मैं लिख पाऊंगा. पूरा सेंटेंस एज इट इज नहीं लिख पाओगे, बट उसको लॉजिकल तरीके से कन्वर्ट करके अगर लिखोगे वो पार्ट आप लिख पाएंगे. इसीलिए नोटबुक में लिख रहे हैं ताकि एटलीस्ट पता रहे कितना बेर मिनिमम मेरे को आंसर लिखने के लिए आना चाहिए. स्पेंड 2 मिनट्स, रीड ए एंड बी वंस अगेन. प्रोएक्टिव का अभी 2 पॉइंट लिखा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बट फिर भी एक बार पॉइंट नंबर सी समझाता हूं और लिखवा के देता हूं. आप समझिए मेरा बात. द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम लाइक दिस, जहां पे 1 मार्क तो कौन सा अप्रोच ढूंढना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अलबेला फूड और जस्ट बी का अलग अलग अप्रोच रहेगा. एक प्रोएक्टिव है, एक रिएक्टिव है यार. तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव. कौन सा अप्रोच बेटर है? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोएक्टिव को फायदा मिल गया, वो फायदा उठा पाए ना, दे मेड लॉट ऑफ मनी, फ्यूचर में बढ़िया रेवेन्यूज वगैरह अर्न कर पाए. बराबर है. तो विच अप्रोच इज बेटर? ऑब्वियसली प्रोएक्टिव इज बेटर. कैन आई से? ये छोटी छोटी चीज होगी. फिर अल्टीमेटली वो चाहेगा 2-3 मार्क के लिए आप क्या लिखो, एक्सप्लेन दीज अप्रोचेस. मतलब प्रोएक्टिव के ऊपर 2 पॉइंट एंड रिएक्टिव के ऊपर 2 पॉइंट. इस तरीके से आंसर बिल्ड करना पड़ेगा. ये मत सोचो प्रोएक्टिव को वर्ड बाय वर्ड लिखने के लिए मेरे को 5 नंबर मिलने वाला है. ऐसा नहीं होता है. अब वो क्वेश्चन को क्या करता है, पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है. समझा क्या? ओके. मतलब सोचो कुछ नहीं भी आता है, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता है कि प्रोएक्टिव रिएक्टिव है, 1 नंबर तो उसके लिए मिलेगा. कौन सा अप्रोच बेटर है वो मैं आपको समझाऊंगा. हमेशा प्रोएक्टिव ही बेटर होता है ऑब्वियसली. तो उसका आंसर भी तुमको सही आएगा हमेशा. फिर बचा हुआ बात आया प्रोएक्टिव के ऊपर 2 शब्द और रिएक्टिव पे 2 शब्द मतलब 2 पॉइंट. इतना लिखना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत लिख पाओगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा ना यार. और कौन सा अपने को सीबीएसई बोर्ड जैसे 100 में से 100 चाहिए? नहीं चाहिए ना 100 में से 100. नहीं काय को चाहिए. मैं ऑनेस्ट बात बोलता है, थियरी पेपर है यार. 100 में से 100 आए तो क्या तू के हार्वर्ड में प्रोफेसर बन सकता है क्या? इलॉजिकल चीज है. तू याद करके गया, वही लिख के आया, उसके आंसर को मैच कर लिया तूने, इसलिए तेरे को मार्क्स मिल गया. प्लीज समझ, तू उसको अप्लाई कर सकता है क्या, वो इंपॉर्टेंट है. जिंदगी में आगे वैसा ही होने वाला है. हाँ बस ऑब्वियसली हमको साथ साथ में पास करना है एग्जाम, तो उसका मेहनत करने का, पास करने का, बस खत्म बात. पर तुम नेगेटिव मत मानना कि यार कौन सा टीचर है जो बोलता है मार्क्स कम. ज्यादा मार्क्स कुछ नहीं, अच्छा डिसेंट बैलेंस ट्रैक करो. सिर्फ मार्क्स के पीछे चले जाओगे तो भूल जाओगे कॉन्सेप्ट ही क्यों एग्जिस्ट करता है. क्योंकि तब तुम सोचोगे याद करना याद करना याद करना है, दिमाग को अपने आप के अंदर ब्लाइंड कर दोगे. तो प्लीज बैलेंस. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि बिल्कुल पागल हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल याद मत करो, बिल्कुल ही मत लिखो. आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट. एग्जाम पास करना भी इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं. हमारे कंट्री में क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. वी बिलीव एंड वी अंडरस्टैंड दैट. चाहे इसके लिए मिस्टर दीपेंद्र गोयल को बार बार ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव लेके आने पड़ेंगे दैट आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू ऑफिसर विदाउट एनी क्वालिफिकेशन. यू नो व्हाट आई मीन टू से दैट. यार ग्लोबल ट्रेंड फॉलो नहीं करते यार, ये तो इंडिया ट्रेंड्स है यार. कोई बात नहीं. पॉइंट नंबर सी, अंडर प्रोएक्टिव लिखो पॉइंट नंबर सी. स्ट्रैटेजी
strategy is partly deliberate and proactive. Strategy is partly deliberate and proactive, and this part of strategy is deliberate and proactive, comma, this part of strategy is outcome of, this part of strategy is outcome of management's analysis. This part of the strategy is outcome of management's analysis and strategic thinking. Management's analysis and strategic thinking about ways to improve. Strategic thinking about ways to improve entity's position and performance. Ways to improve entity's position and performance. कहने से वही चीज वापस पॉइंट नंबर ए से कनेक्ट करके सी में लेके आए हो. सुनो, ये प्रोएक्टिव का ही दूसरा नाम डेलिबरेट है. डेलिबरेटली करना मतलब जानबूझ के करना. सुनो, मैं जानबूझ करके आपको बोलता हूं डेटा इज फ्री. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जियो. इट इज अ डेलिबरेट, इट्स अ प्रोएक्टिव डिसीजन. मैं जानबूझ के डिसीजन ले रहा हूं. सर कैन आई से ये डिसीजन लेने से पहले मैंने कुछ सोचा होगा, ये डिसीजन लेने से पहले मैंने कोई एनालिसिस किया होगा एज अ बिजनेस. यस और नो? Because every decision as a business is a costly decision. When I make a decision, I have to analyze at the back end. I have to do some thinking. तो सिंपल सी बात है यार, जो आप ये प्रोएक्टिव बोल रहे हो ना, ये डेलिबरेट पार्ट है. आपके स्ट्रेटेजी में दो पार्ट आएंगे. एक जो आप जानबूझ के कर रहे हो, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है, रिएक्टिव. आपको करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. क्योंकि रिएक्टिव में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदल जाएंगे कि आपको फॉलो करना पड़ेगा. प्रोएक्टिव में सर्कमस्टेंसेस नहीं फर्क पड़ता है. तुम्हें लगता है फ्यूचर में ऐसा होगा इसलिए मैं ये करना चाहता हूं. तो सर सिंपल सी बात है, प्रोएक्टिव इज ऑल्सो अ डेलिबरेट, मतलब जानबूझ करके आपने किया है. आपने जो भी ये डिसीजन लिया है, कोई ना कोई चीज सोच समझ के किया होगा. इसीलिए बोलते हैं दिस इज डिपेंडेंट अपॉन मैनेजमेंट का एनालिसिस एंड थिंकिंग. आप ये एनालिसिस थिंकिंग क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि पॉइंट नंबर ए में बोला था आपके दो ही ऑब्जेक्टिव है यार. यू वांट टू इंप्रूव योर मार्केट कंडीशन एंड यू वांट टू इंप्रूव योर फाइनेंस. कहना इसे वही एक घूम फिर करके सी में आ गया. यस और नो? सी नहीं लिखा तो चलता है. सी में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेलिबरेट. क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? डेलिबरेट. बाकी पूरी कहानी सेम है यार. देखो, एक बार इसको ब्रेक डाउन करके लॉजिकली समझ लिया, लॉजिकली लिख लिया, अगली बार ये डर नहीं लगेगा इसको देख करके. अगली बार उतना ही पढ़ना है, उसमें भी मालूम है ए और बी से काम हो जाएगा. यस और नो? समझ में आया क्या? 100%. आर यू कंफर्टेबल विद दिस पार्ट? आज का एक होमवर्क है. क्या लिखो? पॉइंट नंबर 2, रिएक्टिव एक्शंस. ये प्रोएक्टिव था ना. दूसरा वाला क्या रहेगा? रिएक्टिव एक्शंस या रिएक्शंस? रिएक्टिव एक्शंस मतलब ये आप घर जाके क्या करोगे? पहले पढ़ोगे. क्या पढ़ोगे? ये दोनों पॉइंट को तुम लिखोगे क्या घर जाके कि मैं लिखवाऊं? मैं लिखवाऊं या तुम लिखने वाले? बोलो सच्चे से. मैं लिखवाऊंगा. ठीक है, कल मैं लिखवाऊंगा और फिर ये आंसर हम कल कंप्लीट करेंगे. ठीक है? ओके. पहले 4-5 दिन मैं अच्छा इंसान रहूंगा. आई विल लिसन टू यू. आफ्टर फ्यू डेज आई विल टेल यू. आई विल नॉट आस्क यू. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये प्रोएक्टिव अप्रोच है. Thank you. I'll see you in some time in the evening. Have a good day.